भी हो मैं तुझे यूं ही चाहूं सदा, हर मोड़ पे मैं तेरे ही साथ हूँ। जब तक चले सांसें मुझे जीना only for you, because I love you, I love you, Because I love you till the end. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोटल हेल्थ में कोरोना के विषय में ही। कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम सुनते तो बार बार हैं, लेकिन उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके माने क्या होते हैं और उसके अंतर्गत होता क्या क्या है, वो बात करेंगे। विशेषज्ञ हमारे बीच में अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, लेकिन खास बात आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना का फिर से फैलाव धीरे धीरे हो रहा है और होली आ रही है। दोस्तों, सतर्कता और सावधानी जरूरी है। जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट से मिलती है उसकी पालना बेहद जरूरी है। वही पुरानी बातें हैं, लेकिन सतर्कता हमेशा नहीं रहती है। डिस्टेंस रखें, 2 गज की दूरी है जरूरी, साथ ही हाथों को बार बार धोते रहें और मुंह पर मास्क होना अनिवार्य है। और जैसे ही मास्क का नाम लिया, डॉक्टर प्रभु प्रकाश गुप्ता मास्क लगाए हमारे बीच में हाजिर है। डॉक्टर प्रभु, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। मैं समझता हूं कि आपकी व्यस्तताएं इस वक्त बढ़ गई है, समय की बेहद कमी है और आप तो वॉरियर है इसकी। बहुत सारा काम आपने इसमें किया है। कुछ टर्म आज खास बात करने वाले हैं आपसे। हाँ। तो ये भारतीय संस्कृति है कि सबसे पहले मैं कहूं कि डॉक्टर प्रभु प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ। और ये कोरोना ने हमें एक ही सिखाया है, वो है नमस्कार करना। भारतीय परंपराओं की ओर फिर से अब लौट आए हैं। हाँ। अच्छा भी लगता है। और ये भी कहता है कि पुरानी परंपराएं जो है, हाथ में आदमी में, हर एक आदमी में एक एनर्जी होती है। हाँ। हाथ मिलाने से वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन हाथ जोड़ने से वो सर्कुलेट हो जाता है, एनर्जी का सर्कुलेशन हो जाता है, सर्कुलेट सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जी जी। तो वो अपनी एनर्जी दूसरों में नहीं जाए। हाँ। तो हमारी परंपराएं हैं। हाँ। और हम फिर से लौट आए। बिल्कुल। कुदरत भी हमारा साथ दे रही है, लेकिन सर। कुदरत इस तरह से साथ देती है, लेकिन वैसा साथ जो हम चाहते हैं वो तो तभी मिलता है जब हम कुदरत का सहयोग करें। कुदरत ने हमें जो कहा है उसका मान है हम। हाँ। तो बातचीत शुरू करें या पहले कुछ गीत वीत सुनाऊं मैं आपको? संगीत सुना दीजिए। रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी, मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। गीत के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रभु प्रकाश गुप्ता साहिब हमारे साथ है, और जब स्वाइन फ्लू के जो सैंपल कोरोना के सैंपल कलेक्ट हो रहे थे, तब बड़ी अहम भूमिका आपकी थी मैडम। तो एक योद्धा के रूप में हम आपको देखते हैं हमेशा। कुछ टर्म ऐसी थी कि जैसे पेंडेमिक है, एपिडेमिक है या एंडेमिक्स है, जी सर। तो मैं चाहता हूं कि लोग सुनते जरूर हैं, हाँ। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या है। हाँ, ये मैं बताऊं, ये बेसिक किसी बीमारी के फैलने में कितना उसका फैलाव हुआ है उससे संबंधित ये टर्म्स हैं। एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक प्रांत में प्राय पाने वाली डिजीज। अच्छा, लगभग स्थानीय जैसी स्थानीय, जैसे कि मलेरिया हमारे यहाँ पे होता है तो मलेरिया हमारे लिए एक सीजन में पूरा मलेरिया, एक सीजन में पूरा मलेरिया होता है। टाइफाइड हमारे यहाँ होता है, तो प्राय पाने उस स्थान पे पाने वाली डिजीज एंडेमिक की श्रेणी में आती है। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई एक तरह की बीमारी एक केस में जरूरत से ज्यादा उसके नंबर हो गए, अमूमन नहीं पाई जाती, परंतु एकदम ज्यादा केसेस आ गए तो उसको हम एपिडेमिक की श्रेणी में डालते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले 4-5 महीने पहले बर्ड्स में अचानक डेथ होनी शुरू हो गई और वो पता लगा कि वो एवियन फ्लू था, तो हम कहेंगे कि वो एवियन फ्लू का एपिडेमिक हुआ। पर सर पैंडेमिक जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। पैन एंडेमिक यदि हम संधि विच्छेद इस शब्द का कर दें, संधि विच्छेद कर दें, तो इसका मतलब होता है कि विश्व के प्राय सभी कॉन्टिनेंट्स में एक ही समय पाए जाने वाली बीमारी को हम पैंडेमिक की श्रेणी में रखते हैं। महामारी कि विश्व के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे महाद्वीप वो एक साथ एक ही समय में उस बीमारी की चपेट में आ जाएं, तो वो हुआ हमारा पैंडेमिक। स्पोरेडिक हम वर्ड यूज करते हैं जो कभी कभी किसी जगह मिलती है, और आउटब्रेक हमारा एक शब्द होता है कि जनरल जो नंबर है उससे अधिक नंबर मिलना। अब आउटब्रेक होने के बाद ये डिपेंड करता है कि आउटब्रेक एपिडेमिक में कन्वर्ट होने वाला है या आउटब्रेक पेंडेमिक में कन्वर्ट होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि किस स्पीड से बीमारी फैल रही है। अच्छा मैम, अगर इसको पैंडेमिक घोषित नहीं करते, जैसे महामारी घोषित नहीं करें, हाँ तो क्या होता है? इलाज तो वैसे ही होता है, सब लोग वैसे ही जागरूक हो रहे थे। देखिए ये कि बहुत ही आपका सही क्वेश्चन है कि पैंडेमिक डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है।
जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे महाद्वीप एक साथ अफेक्टेड हैं, तो ये समझिए कि जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल लेवल पे है। पेंडेमिक डिक्लेयर करने का सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये होता है कि हमारे जो अपेक्स इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड में हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी WHO है, इंडिया में हमारा ICMR है, इंडिया में हमारा NIV पुणे है, हमारी स्टेट लेबोरेटरीज है, या हमारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब वो एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर देती हैं जब हमने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसकी कोई टर्म होती है या लेवल होता है क्या? इसका लेवल पेंडेमिक का लेवल नहीं होता, पर पेंडेमिक हमारे सभी कंट्री मिलकर सभी कंट्रीज तय करें, घोषित कर दिया, क्योंकि नंबर उससे जो हम कहते हैं अमूमन जो नंबर होने चाहिए उस नंबर से आउट केसेस बहुत ज्यादा एक साथ रिपोर्ट होने शुरू हो गए, और वो एक तरह से हमारे मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। हमने पहले भी बहुत पेंडेमिक फेस किए हैं। स्पेनिश फ्लू भी हमारा पेंडेमिक रहा, कोलेरा भी पेंडेमिक रहा, डेंगू पेंडेमिक रहा, HIV एड्स भी पेंडेमिक की श्रेणी में है। 2009 में हमने स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक फेस किया, और अभी 2019 में कोविड-19 जिसको हमने नाम दिया था, जो सबसे पहले वुहान चाइना में शुरू हुआ, परंतु क्योंकि उसका बीमारी का स्प्रेड ऐसी था कि चाइना से बहुत जल्दी आसपास के कंटिनेंट्स में और फिर मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स में बीमारी फैल गई। इसके बाद में इसको पेंडेमिक पेंडेमिक डिक्लेयर करने का सबसे बड़ा एक बात यह है कि हमारे को एक लेजिस्लेटिव पावर्स जो कहते हैं हम, वो हमें एक शक्तियां मिल जाती हैं कि हम किसी भी तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स यूज करके उस बीमारी को हम काबू पा सकते। वो जो शक्तियां मिलती है, आम आदमी तो तुरंत जानना चाहेगा कि वो शक्तियां होती क्या है और वो किसको मिल जाती है? देखिए सर, वो गवर्नमेंट को मिलती हैं, और गवर्नमेंट उसको किस तरह से इम्पोज करती है। जैसे कि इस बार अभी हमने कोरोना महामारी में देखा, सबने एक नया वर्ड सीखा जिसको क्वारंटाइन वर्ड कहते हैं। मैं वो शक्तियों की बात करना चाहता हूँ कि लोगों के ऊपर जुर्माना होता है इसमें, और कई बार इसमें जेल भी होती है। और बिल्कुल साहब, ये आपने देखा, यदि ये जुर्माना नहीं लगाया जाता तो जिस स्पीड से हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकारों ने और देश की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बीमारी के ऊपर काबू पाया, वो काबू पाना संभव ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा, संभव ही नहीं था सर। ये लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स का मैं आप एग्जांपल देती हूँ। अभी हमारे यहाँ नंबर केसेस बढ़ने लगे तो एक रात के समय का कर्फ्यू लगा दिया कि रात में 10 बजे के बाद भाई यदि आप सड़क पे निकले तो आपको जुर्माना सहन करना पड़ेगा, और वो जुर्माना किसी भी लेवल का जुर्माना हो सकता है, वो सरकार उसको डिसाइड करती है। यानी कि महामारी घोषित होने के बाद आप सावधानी अगर नहीं बरतते हैं तो किसी भी तरह का जुर्माना हो सकता है, सजा का प्रावधान भी शायद इसमें है मैम? हाँ, बिल्कुल सजा का प्रावधान है। और सर ये देखिए, हमारा जो एक बेसिक एम है, एम हमारा किसी को पेनलाइज करना नहीं होता। हमारा एम ये होता है कि हमें सबको सचेत करना है बीमारी के बारे में अवगत कराना है, और ये बताना है कि बीमारी फैलती कैसे है और इस बीमारी को आप किन किन तरीके से इस पे आप काबू पा सकते हैं। यदि हम आमजन को हमने इसके बारे में सूचित नहीं किया तो जो मृत्यु दर बहुत बढ़ जाएगी, मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी, और वो सबके लिए एक चैलेंज बन जाए, एक मेडिकल चैलेंज बन जाएगा। और ये वो सब हमने 2020 में हम सब ने उस स्टेज से हम लोग निकल चुके हैं। और काबू पाने के बाद फिर से कहीं न कहीं कोई चूक रहती है तो ये फिर से फैलने की संभावना सर, चूक रहने का हम ये कहते हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पेंडेमिक होते क्यों हैं। पेंडेमिक होने का एक बेसिक कारण ये है कि एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उससे जो पॉपुलेशन जिंदा है उसका कभी एक्सपोजर नहीं हुआ था। उनको एक्सपोजर नहीं था, उनको उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, क्योंकि एक नया वायरस था, नया स्ट्रेन था, हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी। तो जो रेस्पॉन्स होता है सबका, वो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्स होता है। उस समय एक चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास में मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो भी उस बीमारी से अनभिज्ञ होते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट करेगी। उसके हमारे पास में ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं होती, हमें नहीं पता कि किस ट्रीटमेंट गाइडलाइंस से हमें इसको ठीक करना है। प्लस हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कि यदि हमारे 1000 मरीज एक साथ आ गए तो उन 1000 मरीजों को हम भर्ती कहाँ करेंगे? हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं क्या? इतने आईसीयूज हैं क्या? और देखिए, महामारी के समय तो एक ऐसी भी चैलेंज आ जाता है कि यदि डेथ हो गई तो डेड बॉडीज को भी हैंडल करना एक चैलेंज होता है कि वो उतने हम चैलेंज उसको भी फेस कर सकते हैं या फेस नहीं कर सकते। बड़ी अच्छा, एक बात और है मैम, जब महामारी घोषित होती है
तो क्या उसका एक बेनिफिट ये भी होता कि जो वैक्सीन बहुत जल्दी हमने डेवलप किया? देखिए सर, मैंने आपको एक ही कहा कि जब हमारी सारी अपेक्स इंस्टीट्यूट्स, सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज एक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, तो 2020 के बारे में मैं बता दूं, एक टीम हमारी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की थी जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डील कर रही थी, जो पेशेंट के इलाज में लगी हुई थी। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी हमारी एक टीम थी जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की थी, जो लेबोरेटरी में बैठ के इस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी और वैक्सीन बनाने में साइमल्टेनियसली उसी समय वो जुट गए थे, वो जुट गए थे एक तरह से दिन और रात 24 आवर्स वर्क करके वो इस वायरस को। देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। उस वायरस को हमें आइसोलेट करना है, उसका हमें सीक्वेंस मालूम करना है, उसके बाद उसकी कॉपीज बनानी है, फिर उसको वैक्सीन फिर वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं। देखिए सर, कोई भी हमने बनाया तो हम सीधे उसको ह्यूमन बीइंग में नहीं दे सकते, उसके लेबोरेटरी ट्रायल्स होते हैं। और लेबोरेटरी ट्रायल्स पास होने के बाद देखिए हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, इन सबकी जो है मिलीजुली कॉपरेशन से ही हम मात्र 9 से 10 महीने के बीच में हम लोगों ने हमारा खुद का सक्सेसफुल वैक्सीन बना लिया और वैक्सीन हमारे जनता के बीच में यूज के लिए हमारा आ गया। और आज हम इस भी कंडीशन में हैं कि वैक्सीन हम दूसरे देशों को सहायता के लिए दे रहे हैं। मैम, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारी और क्यूरियोसिटी है, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना सुन लें। हाँ सर। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। और बड़ा ही अच्छा गाना, आपकी पसंद बड़ी अच्छी है।
थैंक यू सर। सुनते रहते हैं आपको? हाँ सर, ये गाना बचपन से लिंक है। हमारे स्कूल में मेरी मदर प्रिंसिपल थी। अच्छा। तो उस समय गाया जाता था और हमें सिखाया था। तो कितनी अच्छी कल्पना है कि ऐसा एक संसार हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। हाँ सर। और आने वाले दिन ऐसे ही हो, ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं। हाँ सर। बड़ा टफ जॉब रहता है मैम आपका। ये जो महामारी घोषित हुई है, इससे पहले भी कुछ महामारियां हमारे देश में आ चुकी है जब हम छोटे थे बचपन में। हाँ, लेकिन आप तो इसके बारे में बड़ी अच्छी जानते हैं। कुछ उसके बारे में बात करें। देखिए सर, पहले प्लेग हुआ। प्लेग जो है बेसिकली चूहों से फैला। चूहों में एक बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस। अच्छा। और वो चूहों से, उस समय जब 50s की बात है, उस समय हमारी विज्ञान और हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। उसमें उस समय भी जो है मृत्यु रेट बहुत ही हाई थी। उसके बाद कॉलेरा हुआ। कॉलेरा जो कि स्पेशली एक पानी से फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया होता है, पर क्योंकि नया स्ट्रेन आ गया था विब्रियो कॉलेरा का, और जिसने भी वो पानी, गंदा पानी पिया, जनरली समुद्र के पानी में या खारे पानी में होता है, पर क्योंकि बैक्टीरिया फैल गया तो इस तरह से जो है मृत्यु जो है। इसके बाद 2009 में, अभी 10-11 साल पहले, स्वाइन फ्लू के केसेस हमें देखने को मिले। सर, स्वाइन फ्लू एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इन्फ्लुएंजा वायरस की यदि हम बात करें तो इसमें खासियत ये होती है कि ये अपना रूप जो है वो चेंज करता रहता है। इसको हम कहते हैं एंटीजेनिक वेरिएशन। अच्छा। एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो जिस बंदे को यदि वो वायरस पहले इन्फेक्शन भी हो चुका, पर क्योंकि उसका प्रारूप चेंज हो गया, तो पहले वाली इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में काम नहीं। उस दवा से वो खत्म नहीं होगा? नहीं सर, खत्म नहीं होगा, और स्पेशली उसकी इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी। इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी तो जो है अनएक्सपेक्टेड इम्यूनोलॉजिकल बिहेवियर होगा। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, एक वर्ड हम यूज करते हैं, साइटोकाइन स्ट्रॉम। ये एक तो बड़े जटिल शब्द है से। हाँ सर। मतलब समझ में बैक्टीरिया के इलाज के और दवाइयों के नाम बड़े। हाँ सर, जटिल हैं, और जटिल इसलिए भी हैं क्योंकि हम जब रूटीन में इन चीजों की बात करते तो हम इन पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे मैंने एक शब्द बता दिया, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द हमारी शायद किताबों से भी जो है वो एक तरह से लापता था। बहुत सालों से लापता था, क्योंकि वो फिर से जीवित हो गया। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि यदि हम सीधे शब्दों में बताएं कि एक हेल्दी पर्सन, हम जिसको कहते हैं कि वो बीमारी हो सकती है परंतु इस समय उसको नहीं है, हमें ये मालूम करना है कि उस बंदे को बीमारी है या नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब बीमारी के लक्षण आने के कितना समय लगता है। उस समय तक उस व्यक्ति को हमें एक अलग थलग जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो दूसरे लोगों से मिले नहीं। यदि जैसे हमने रिसेंट यदि हम कोरोना की बात करें तो हमने कहा कि कोरोना के लक्षण 14 दिन में आ जाएंगे, 10 से 14 दिन में। यदि एक व्यक्ति जो उस एरिया से होके आया है उसमें आने के समय उस समय तो लक्षण नहीं है, परंतु हम सोचते हैं हो सकता है 7वें दिन उसमें आ जाए या 10वें दिन उसमें आ जाए, तो वो जो इंक्यूबेशन टाइम है उस टाइम तक के लिए उसको अलग रखते हैं, तो उस टाइम को हम क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं। तो क्वारंटाइन मीन्स हमने उसको यदि हमने मिलने दिया तो वो बीमार हेल्दी पर्सन्स को भी वो इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, कई लोग इस दरमियान बाहर स्टेट से बाहर भी जाना चाहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं, हाँ, तो क्या विशेष सावधानियां भी? देखिए सर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कोविड भी हमारा फैला, सबसे पहले वुहान में 2019 में केसेस आने शुरू हो गए थे, और उसका बहुत सारी कंटिनेंट्स में फैलने का कारण भी यही है कि उस समय क्योंकि पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं था, कोई हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी, जो लोग चाइना में छुट्टियां मनाने गए थे वो वापिस आए, दूसरे देशों में आए, और जहां से भी आए वो डिजीज कैरी करके उन्होंने सारे कहीं वो जो भी रूप था वो बीमारी सारे कहीं हमें फैल गई जो है। तो हमको ये एक क्लियर कट हमको ये गाइडलाइंस बनानी पड़ती हैं कि जो हमारे देश से बाहर जा रहा है या बाहर विदेश से हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसको वो मिनिमम टाइम जिसको हमने इंक्यूबेशन पीरियड का, उस इंक्यूबेशन के टाइम तक तो हमें उसको अलग रखना है, ताकि यदि उसमें डिजीज के लक्षण आएंगे तो हम उसको वापस रिपीट टेस्ट करके हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई लक्षण नहीं आते, रिजल्ट नेगेटिव है, तो वो सबके बीच में घुल मिल सकता है। अच्छा मैम, अभी लगभग ये कोरोना खत्म हो चुका था। हाँ सर। इसके दोबारा पुनर्जीवन का क्या कारण रहा? देखिए सर, मैंने आपको एक ही बात बताई है कि एंटीजेनिक वेरिएशन जो है ये इसका यदि स्ट्रेन में थोड़ा सा भी बदलाव आ गया तो जो
पहले वाला स्ट्रेन था, यदि उस स्ट्रेन से इसमें जेनेटिक में चेंज हो गए तो जो हमारी पहले वाली इम्यूनिटी थी या जो अनएक्सपोज लोग बाग थे उनमें वापस होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ उसी समय ही WHO ने ये फेजेस एक्सपेक्ट की हुई थी। अच्छा। साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, सबने ये एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट फेज है, फिर सेकंड फेज है, फिर थर्ड फेज है, फिर फोर्थ फेज है, और इसी तरह करके जब हम कहेंगे कि सारी दुनिया को इम्यूनिटी आ गई तब हम कहेंगे कि एक सामान्य डिजीज में कन्वर्ट हो गया और ये इससे डरने की कोई समय की कमी है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल लाइन में आप हमें समझा दीजिए कि वेट कर रहे कि पीक आने का। हाँ सर, पीक आके चली जाए, क्या है इसका? देखिए, पीक वही है कि जो हमने कहा कि फर्स्ट फेज की जो पीक थी वो खत्म हो चुकी है जी। और उसके केसेस जो है एक तरह से उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है, उनमें एंटीबॉडीज भी बन चुकी है, जो हम एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। अब सेकंड फेज का भी इसी तरह से एक्सपेक्टेड है कि 15-16 अप्रैल के आसपास ये केसेस यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो बहुत मैक्सिमम हो जाएंगे और उसके बाद पुनः इम्यूनिटी आके ये डाउनफॉल इसका बीमारी का शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बातें, लेकिन समय की कमी है। डॉक्टर प्रभु प्रकाश गुप्ता साहिब हमारे साथ ही, बहुत सारी बातें अभी बाकी है, नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर से करने वाले। फिलहाल आप यहाँ पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।